दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। भारत की जंग आजादी में न जाने कितने ही वीर बाकुरों ने अपना बलिदान दिया और तब हम आज आजादी के इस आसमान में खुली सांस ले रहे हैं। हमको आजादी दिलाने के लिए जिन वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, अपने को उत्सर्ग किया, उनमें से एक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की वीरता को, बहादुरी को कोई भुला नहीं सकता। आपको हम ये बता दें कि मंगल पांडे की उस वीरता पर एक व्यक्ति ने फिल्म जगत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जीवंत करने का प्रयास किया। वो है बॉबी बेदी। और आज हम बात कर रहे हैं बॉबी बेदी जी से, मंगल पांडे पर। जो ये कल्पना की आपने उस वीर पुरुष पर, उस भारत माता के वीर सपूत पर काम करने के लिए आपने जब कल्पना की कि ये किया जाए, तो किस तरह से उसको लेकर के आगे बढ़े? देखिए, मंगल पांडे के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। सबको पता था कि मंगल पांडे हैं और उन्होंने 1857 की लड़ाई में रोल प्ले किया है, पर उससे ज़्यादा बहुत कम लोग जानते थे। जब हमने रिसर्च किया तो हमें लगा कि हाँ, ये एक कहानी है जो कि बताने वाली है, हिंदुस्तान को बताने वाली है, दुनिया को बताने वाली है कि किस वजह से, किस ट्रिगर से क्या हुआ और उसका फाइनल नतीजा क्या निकला। क्योंकि उनकी एक एक्शन से फाइनली हिंदुस्तान को 47 में आज़ादी मिली, पर शुरुआत वहाँ थी। ऐसे मौके पर हमारे वो योद्धा किस तरह से उससे जुड़ रहे थे और कितनी मुश्किल थी वो, और जिस पे रिवोल्ट किया उस वीर पुरुष ने, मंगल पांडे ने। क्योंकि उनको समझ आ गई थी, उनको और उनके जो आसपास सिपाही थे उनको समझ आ गई थी कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, हमारे धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है और हम पे अटैक किया जा रहा है। हमारी एक किस्म से हस्ती मिटाने का तरीका है, हमारी पर्सनैलिटी हटाने का तरीका है। तो उन्होंने जब ये लिया और जब उन्होंने बाकी लोगों से डिस्कस किया तो उस वक़्त बड़े फोर्सेस भी थे। एक तरफ झांसी की रानी थी, तात्या टोप थे, मुग़ल बादशाह थे, मतलब सब के सब उस वक़्त सबके दिमाग में इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट तो था ही। तो ये उसको स्पार्क देने वाला ये इशू था। जब उनको ये इशू मिला तो सब इस इशू के साथ जुड़ के चालू हुए और आग लगनी शुरू हुई। एक बहुत बड़ा अहम सवाल आपके सामने उठा होगा कि जो मंगल पांडे का जो चरित्र है, उस चरित्र को जीवंत करने वाला ऐसा कौन कलाकार होगा जिस कलाकार को लाया जाए, उस चरित्र को जीवंत कर सके, और कुछ भी ना हो तो कम से कम इतना हो कि मंगल पांडे की हूबहू कथ्य को और उनकी वाणी को और उनके प्रभाव को जो सामने दर्शाया जा सके। देखिए, वो हर एक फिल्म बनाने वाले का ये ऑब्जेक्ट होता है कि भाई ऐसा एक्टर मिले जो कि पर्दे पे कैरेक्टर दिखे, एक्टर ना दिखे। और हिंदुस्तान में बहुत से स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, शाहरुख, आमिर, सलमान, अक्षय वगैरह, पर इन सब में से एक आमिरी थे जो कि वेरी क्लियरली कैरेक्टर प्ले करते थे। बाकी सब अपने ज़्यादातर अपने आप को प्ले करते हैं और कैरेक्टर उनके ऊपर लिखा जाता है। आमिर ने जब भी एक्ट किया है वो उसने कैरेक्टर ही प्ले किया है, तो इसलिए बेस्ट चॉइस वही थे। तो उस समय तो जैसा मुझे याद आ रहा है, जब शूटिंग के बाद एक बार आमिर खान आए तो आमिर खान ने जिस तरह से अपनी मूछें बढ़ा रखी थी, जो मूछों का जो लुक दिया था, जिस तरह से बिल्कुल मंगल पांडे से मेल खाते थे, और अचानक जब आके पहुंचे और आपने जब पहली बार बताया था ये हम सब लोगों को, तो ये पता लगा था कि ये मंगल पांडे का चरित्र निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोग चौंक गए थे, हम लोगों को तुरंत नज़र में मंगल पांडे हूबहू दिखने लगे। तो वो जो चरित्र था, उस चरित्र को लेकर के ही बड़े कैनवास पर आप इतना बड़ा काम कर सके। हाँ, दो चीज़ें होती हैं, एक शक्ल होती है, एक अंदरूनी शक्ल होती है, जिसको आप चरित्र कह रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बाहर आनी चाहिए। एक जो है अभिनेता अपनी स्किल से लाता है, दूसरे जो है वो अपनी अपीयरेंस से लाता है।
अपीयरेंस के जो भी मंगल पांडे के रेफरेंसेस थे, मूछें थी, सब था, वो हमने उसके बेसिस पे ही उनको किया। और आमिर ने ये नहीं कहा कि भाई मैं मेकअप वेकअप करूँगा, उन्होंने कहा नहीं, अगर उसका ये वेट था तो मेरा ये वेट होगा, वेट बढ़ाया। अगर उसकी इतनी मूछें थी मैं खुद उगाऊँगा, चाहे 6 महीने लगे मुझे उगाने में, पर मैं नकली नहीं लगाऊँगा। फिल्म आई, चली गई, चलती रही, लेकिन एक मील का पत्थर बन करके फिल्म अपनी जगह है। आज भी जब भी देखो तो मंगल पांडे याद आ जाता है, और मंगल पांडे का वो चरित्र पूरे राष्ट्र धर्म के रूप में उभर करके सामने आ जाता है। तो आपको कुछ वाकया भी आ जाता है उस दौर में, जब बिटवीन कलाकार और उस चरित्र को लेकर? देखिए, वो एक्चुअली वो कैरेक्टर बन ही गए थे उस दौरान, और उनके सारे ही एक्शन उस पे थे। मुझे अभी तक याद है कि हमारा उन दिनों में कुछ एक पुराने फाइनेंसर से उनसे झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसे ऐसे चेंजेस कर दो तो फिर हम फाइनेंस कर देंगे, नहीं तो हम रोक देंगे। तो बड़ी कंपनी थी वो, तो आमिर ने सीधे जवाब दिया, कहता कि ये फिल्म का के बारे में, एक बहुत बड़ी कंपनी एक पूरे देश को बदलना चाहती है और एक आदमी रिवोल्ट कर रहा है। अगर कहता अगर मैंने आपकी ये बात मान दी तो फिर तो मैं कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकूंगा। करेक्ट, बिल्कुल। आप किसी और को ले लीजिए, फिर मैं तो इन्हीं टर्म्स पे करूंगा। तो वो हो जाता है। वो फिल्म का जो है कैरेक्टर जो है वो मैंने देखा है। वो हमने जब बैंडिट क्वीन भी बनाई थी तो सब कैरेक्टर्स ने, माहौल ने, यूनिट के पास वही माहौल आ गया था, बिल्कुल वही कैरेक्टर आ गया था, महिला वही डकैत का जो वो चरित्र था वहाँ पर वही जीवन में आ गया था। और ये मैंने 2-3 फिल्मों में नोटिस किया कि यूनिट जो है वो स्क्रिप्ट का कैरेक्टर ले लेता है, एक्टर जो है अच्छे हैं जो वो स्क्रिप्ट का कैरेक्टर ले लेते हैं। आपने प्रायः कोशिश की है कि उस लोकेशन की कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्वमेंट हो जाए, चाहे वो बैंडिट क्वीन रही हो और चाहे ये आपका मंगल पांडे रहा हो। तो उस तरह से उन चरित्रों को जीवंत कर देने वाले लोकेशन के कुछ भावों को जरूर जीवंत करने की कोशिश की है। जब हम फिल्म बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोकेशन, लिखने से पहले लोकेशन डिसाइड कर देते हैं, ताकि लिखने वक्त भी पता लगे कौन सा गांव कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे स्मगलर हैं, कहाँ पे ये होता है, कौन सी कम्युनिटी रहती है, उनकी शक्लें, उनकी सूरतें, टेरेन, अगर वो करेक्ट हो जाए तो फिर एक्स्ट्रास की शक्ल, उससे सब कुछ रियल हो जाता है। और एक बार ये चीज़ रियल हो जाता है फिर कहानी बिलीवेबल हो जाती है। तो मंगल पांडे में भी हम बैरकपुर गए, सारी हिस्ट्री देखी, फोटोग्राफ देखी। नेचुरली अब पुरानी कोई चीज़ थी नहीं तो लोकेट करनी पड़ी हमको। अगर जो दरख्त था जिस बरगद के पेड़ में उनको हैंग किया गया था, वो बरगद का पेड़ अब था ही नहीं, वहाँ पे उसके सिर्फ रूट्स थे और आसपास सारे बैरक बने हुए थे, बिल्डिंगें बनी थी, नई इमारतें बनी हुई थी, पर वो रेफरेंस था। तो हमने 100 फुट ऊंचा बरगद का पेड़ ढूंढा महाराष्ट्र में। अच्छा। तो वहाँ पे हमने उनको फिर जो हैंगिंग का सीन शूट किया था। तो आपको ऐसा नहीं लगता, दुख भी होता होगा कि आज हमारे उस वीर योद्धा को, जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया, बलिदान देकर के इतना बड़ा काम किया, देश के लिए आज़ादी दिलाई में अहम भूमिका निभाई, हमने उनके लिए क्या किया? कहीं कुछ मिलता है? वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि अब फिल्म को भी इमारत का स्टेटस दिया जाता है। पर हाँ, पहले म्यूजियम में छोटा छोटा था, पर वो सिर्फ मंगल पांडे नहीं, हम तो बहुत कुछ भूल चुके हैं। हम तो यहाँ पे सड़क का नाम रख के फिर थोड़ी देर के बाद नए में बदल देते हैं। मेरा तो ये फीलिंग है कि भाई ठीक है, अगर आपने मुगल बादशाह पे सड़क रखी है तो छोड़ो उसको, वही रहने दो। आपको किसी और पे सड़क नहीं, नई सड़कें बनाओ। पर ना, ये तो साइन चेंज कर देंगे कि भाई ऐसे कर दो। हमने अंग्रेज़ों के राज के स्टैचू उठा दिए, बिल्कुल सही बात, खाली कैनपी छोड़ दिया इंडिया गेट में। इतिहास को थोड़ी मिटा सकोगे तुम। ये थोड़ी कर सकते कि हमने स्टैचू हटा दिया इसलिए हम अंग्रेज़ों ने राज नहीं किया था। राज किया था, हम गुलाम थे। गुलाम थे, फैक्ट है। बिल्कुल, आज हम आज़ाद हैं। आज हम आज़ाद हैं तो उसको याद रखो। बिल्कुल सही। उसमें कोई, उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक माइंडसेट है इंडियन पॉलिटिशियंस में कि भाई अगर किसी चीज़ को हटा दो तो लोग भूल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। ऑस्ट्रिच, हाँ, क्योंकि वो ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग है वो अपना, जब जिससे दुश्मन आ रहा है तो अपना सिर रेत में गाड़ देता है कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो शायद मेरे को वो नहीं दिखता होगा, इस करके ऑस्ट्रिच खत्म हो गए हैं।
तो ये मेंटालिटी हमको छोड़नी चाहिए। जो ठीक है, अच्छा भी याद रखो, खराब भी याद रखो। आप हमारे दर्शकों को, विशेष रूप से विदेशों में जो दर्शक हैं, उन दर्शकों के लिए अपनी इस भावनात्मक कार्यशैली से, अपनी भावना से किस तरह से उनको व्यक्त करना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? इस वक्त जो माध्यम है वो ऑडियो विजुअल है, कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल है। इस वक्त हम अपने इतिहास में, अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में, म्यूटिनी के बारे में और बाकी इंडिपेंडेंस के बारे में भी, इसको अगर हम ऑडियो विजुअल मीडियम से प्रेजेंट करें तो ये जनरेशन्स तक लोग नहीं भूलेंगे। जैसे कि अगर B.R. चोपड़ा की महाभारत थी, 37 साल हो गए हैं, जनरेशन्स नहीं भूली हैं। किताबें पढ़ने का टाइम अब थोड़ा सा हटने लगा है। मेरे लिए किताबें बहुत वैल्यूबल है, मैं भी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग उस तरीके से थी। और मैं ये भी कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, पर जो ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिल सकती है, वो निकलती नहीं है इतनी आसानी से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।